MPPSC AE है ना, जिसपे मैंने दिया था पेपर, और प्री में मेरा हुआ भी था, तो प्री मेंस में भी हुआ था सेकंड वाले में, ठीक है। तो जो प्री में जब मेरा हुआ था तो प्री में ये क्वेश्चंस आया था, है ना, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। WSM से परमिसिबल स्ट्रेसेस दी थे और क्वेश्चन WSM से आया था, और SSC JEE तो पूछता ही है ना। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत लाइए कि WSM नहीं आता है। हर एक पुरानी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, यू नो वेरी वेल, ओल्ड इज गोल्ड, है ना। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं उस सेक्शन की आपको प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में बीच में पहले इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वो दिखाना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बीच में आगे आ गए तो मैं वहाँ पर दिखाऊंगा तो आपको वो चीज़ अच्छे से क्लियर नहीं होगी, है ना। तो मैं सेक्शन की प्रॉपर्टी, आप जानते हो जैसे मैंने बीम बनाया, सपोज मैं पूरा बीम बना के ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। ड्राइंग में थोड़ा हल्का हूँ, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट में तगड़ा हूँ। तो ये हमने सेक्शन बनाया, और जब इस सेक्शन पे आप देखते हो तो इसकी जो लेंथ है दैट इज L, ठीक है, दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम, है ना। आपने बहुत बनाई होगी सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम, वन साइडेड ओवरहैंगिंग, ऐसी सारी बीम, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये आपकी क्या है, बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड है ना। बिना लोड के बीम का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो लोड तो आएगा, तो लोड भी बना देते हैं, ठीक है। इस सेक्शन को मैंने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ पर सेक्शन कट कर दिया, तो जैसे ही मैं कट करता हूँ तो मेरा क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा क्या, ठीक है। आप साइड से देख रहे हो, आपको क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा रेक्टेंगुलर बीम का, ठीक है। तो इस बीम की, इसको मैं बोलता हूँ विड्थ, इसको मैं बोलता हूँ विड्थ, जो कि आप लोग भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं कैपिटल D, डेप्थ। नोमेनक्लेचर अच्छे से याद रखना। V क्या है आपकी, विड्थ ऑफ सेक्शन, ठीक है। D क्या है आपका, डेप्थ ऑफ सेक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की, जिसका आप लोग बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, ठीक है। प्लेसमेंट के लिए मेरे को थोड़ा सा रिक्वायरमेंट होगी, एक सेकेंड। सपोज ये एक बीम है ना, ये एक बीम है, ठीक है। बीम दिख रही है आपको, ये बीम, ठीक है। इस बीम में मैं बात करूं, ठीक है, ये बीम है, तो बीम में इसके फाइबर हैं, ना। फाइबर मतलब जैसे अपनी बॉडी में फाइबर्स होते हैं, है ना, ऐसे इसमें भी फाइबर्स होते हैं, तो ये फाइबर्स हैं, है ना। मतलब ये एक पार्ट में हम डिवाइड करें ऐसे, है ना, ये बीम के फाइबर्स हैं, ठीक है, ये बीम्स के फाइबर्स हैं, ठीक है, ठीक है। अब जब ये बीम्स के फाइबर हैं तो जैसे ही लोड आएगा, जैसे ही लोड ऊपर से आएगा, सो बीम डिफ्लेक्ट लाइक दिस, डिफ्लेक्ट लाइक दिस, ठीक है। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, तो 90 डिग्री तो बनेगा। यहाँ भी जो आपकी एक्सेस होगी वो भी ऐसे हो जाएगी, है ना। आप जो सेक्शन ले रहे हैं वो भी आपका सेक्शन ऐसा हो जाएगा, और 90 डिग्री, ये अजम्पशन अपन कर चुके हैं, ठीक है। जब डिफ्लेक्ट लाइक दिस, तो ऐसे डिफ्लेक्शन, आप ये मत सोचिए कि इतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा तो सर हमारा छत ही गिर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिफ्लेक्शन ज़्यादा इसलिए दिखाया जाता है जिससे आपको समझ में आए। मैं थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखाता तो आपको समझ में नहीं आता बोर्ड में, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन है। जैसे ये डिफ्लेक्शन की मैं बात करूं तो आप देख सकते हो यहां पर जो फाइबर है, ऊपर जो फाइबर है, वो फाइबर क्या हो गए, क्लोज हो गए, और ये नीचे वाले दूर हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये कॉन्सेप्ट आप पेन से भी समझ सकते हो। एक पेन आता है, आपने देखा होगा, है ना, एक पेन होता है, तो उस पेन को क्या करो आप, जैसे ये थोड़ा सा वो टर्न हो जाता है, टर्न हो जा रहा है इन द सेंस कि मतलब वो पेन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। आप जैसे उस पेन को ऐसे करते हो, रिजिड नहीं होता, ऐसे टूटता नहीं है, तो जैसे ही आप ऐसे करते हो तो आप देखते हो कि जो नीचे के फाइबर हैं वो दूर दूर जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नीचे के जो फाइबर है क्या हो रहा है, दूर दूर जा रहा है। नीचे के फाइबर क्या हो रहा है, दूर दूर जा रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो फाइबर है ये पास पास आ रहे हैं। यहाँ पर जो फाइबर है वो पास पास आ रहे हैं, और जब वो फाइबर आपके पास पास आ रहे हैं तो मतलब क्या है, उसमें कंप्रेशन, है ना, कंप्रेशन। और यहां पर क्या है, टेंशन, टेंशन। नीचे क्या है, टेंशन, ठीक है। अब मेरे को आप बताइए कि आपने कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ की बात की थी, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज़्यादा हाई थी, है ना, और उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा लो थी, जिसको हमें इग्नोर भी करना है। ये भी हमारा क्या है, अजम्पशन है, ये भी हमारा अजम्पशन था। ऑल द टेंसाइल स्ट्रेस इज टेकन बाय स्टील ओनली,
ओनली मीन्स सिर्फ स्टील ही टेंसाइल स्ट्रेस लेगा, कंक्रीट नहीं लेगा, ये हमारा अजम्पशन है ना। और वैसे भी लो होती है, तो सारा जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो कौन लेगा? स्टील लेगा। कौन लेगा? स्टील लेगा, ठीक है। और यहां पर आ रहा है ऊपर क्या? कंप्रेशन, ठीक है। तो यहां पर कंप्रेशन है और यहां पर टेंशन है। तो अब मेरे को आप बताइए, जब यहां पर टेंशन है और यहां पर कंप्रेशन है, तो स्टील की रिक्वायरमेंट कहां पर होगी? ऊपर होगी कि नीचे होगी? ठीक है, बीम में ऊपर होगी कि नीचे होगी? तो आप देख सकते हो कि टेंशन हमारा नीचे आया, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी स्टील की वो कहां पर होगी? यहां पर होगी, ठीक है। यहां पर स्टील की रिक्वायरमेंट होगी सेक्शन में। और जब आप लॉन्गिट्यूडनल देखोगे तो आपको कैसे दिखेगी? सरिया ऐसे दिखेगी, है ना। हम ग्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रेड हम बात कर चुके हैं। आया समझ में? स्टील की रिक्वायरमेंट हमारी यहां पर होगी। अब बात आती है टेंशन की और कंप्रेशन की, ठीक है। अब हम जाते हैं बात न्यूट्रल एक्सेस की बात में जाते हैं कि न्यूट्रल एक्सेस कैसे हमारी न्यूट्रल एक्सेस आई, ठीक है। यहां पर जब टेंशन हुआ, एक्सट्रीम फाइबर पर जब टेंशन हुआ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इसको हमने स्टील को बिल्कुल ऐसी बाउंड्री में क्यों नहीं लगा दिया? तो कवर इज इंपॉर्टेंट, यू नो वेरी वेल, है ना। कवर तो हमें देना पड़ेगा, तो स्टील खराब हो जाएगा हमारा कोरोजन से, ठीक है। तो ये स्टील को हमें कवर होगा, कुछ कवर है कंक्रीट का। देन हम जैसे ही ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाने से हमारा कंप्रेशन आ रहा है सबसे ऊपर, तो कहीं ना कहीं टेंशन तो खत्म हो रहा है, तब तो जाके कंप्रेशन आ रहा है। बात आ रहा है समझ में? जैसे ही आप फाइबर्स को टर्न करते हो, तो नीचे क्या हो रहा है? उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, मतलब वहाँ टेंशन आ रहा है और ऊपर क्लोज हो रहा है। तो मतलब जहाँ पर टेंशन खत्म होगा वहाँ से कंप्रेशन स्टार्ट होगा, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर टेंशन कहीं खत्म ही नहीं होगा। यदि कंप्रेशन यहाँ पर आ रहा है तो कहीं ना कहीं टेंशन खत्म हुआ है। तो जहाँ पर टेंशन खत्म हुआ है और जहाँ से कंप्रेशन स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पर स्ट्रेस इक्वल हुए हैं। आई बात समझ में? कि जहां पर टेंशन खत्म होगा, वहां पर जहां से कंप्रेशन स्टार्ट होगा, तो वहां पर उस पॉइंट पर क्या होगा? स्ट्रेस क्या होंगे? हमारे जीरो होंगे। और उसी लाइन को या उसी एक्सेस को हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सेस। न्यूट्रल एक्सेस, इसलिए उसका नाम है न्यूट्रल, है ना। न्यूट्रल एक्सेस, एन दैट इज न्यूट्रल एक्सेस। आया समझ में? तो हमारा आपको प्लेसमेंट दिख गया, ठीक है। अब मैं एक और बात कर लेता हूं, जनरली प्रैक्टिस में आती है बीम, वो होती है हमारी कौन सी बीम? कैंटिलीवर, ठीक है। मैं कैंटिलीवर का भी क्रॉस सेक्शन बनाता हूं, ठीक है। कैंटिलीवर का क्रॉस सेक्शन, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाया, देन क्रॉस सेक्शन बनाया, ठीक है। दैट इज सिंपल बी, दैट इज डी, ठीक है। अब बात करें हम प्लेसमेंट की, इसमें भी लोड होगा, ठीक है। W पर मीटर, यहां पर भी लिख दीजिए W पर मीटर, पूरा फॉलो कीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, तो यहां से तो ये फिक्स है, तो जैसे ही ये फिक्स है तो क्या डिफ्लेक्शन कैसा होगा? लाइक दिस। इसमें ही डिफ्लेक्शन दिखा दिया मैंने अलग से, ठीक है, लाइक दिस। और आपको अजम्पशन तो पहला पता है, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, सो हियर इज ऑल्सो फॉलो इट, ठीक है। ये ऐसे सेक्शन होगा। अब आप मेरे को बताइए, जैसे ही आप क्या करते हो, किसी चीज को फिक्स करते हो, सपोज आपने इसको फिक्स कर लिया यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ से फिक्स कर लिया, और जैसे ही आप इसको टर्न करते हो, तो ऊपर के फाइबर दूर दूर जाएंगे। आ रहा है समझ में? ऊपर के फाइबर दूर दूर जा रहे हैं। जैसे ही ऊपर के फाइबर दूर दूर जा रहे हैं, मतलब नीचे के फाइबर क्या हो रहा है? क्लोज आ रहे हैं। तो ऊपर के फाइबर दूर दूर जा रहे हैं, मतलब ऊपर क्या, यहां पर क्या हुआ था? फाइबर दूर दूर कहां पर जा रहे थे? नीचे। और यहां पर फाइबर की डिस्टेंस कहां पर बन रही है? ऊपर। मतलब यहां पर ऊपर क्या आएगा? टेंशन। और नीचे के फाइबर क्या हो रहे हैं? क्लोज। जैसे ही आप इसको टर्न कर रहे हो तो क्लोज, तो यहां पर क्या होगा आपका? कंप्रेशन। मतलब टेंशन आपका कहां पर आ रहा है? यहां पर ऊपर। सो द प्लेसमेंट इज हेयर, है ना। ये बहुत कंफ्यूजिंग वाली बात है। तो प्लेसमेंट इज हेयर, ठीक है। स्टील का प्लेसमेंट हमने यहां कर दिया, मतलब यहां हमारी स्टील दिखेगी, ठीक है। और आया समझ में? अब देखिए, आप यहां पर आपको स्टील नीचे दिख रहा है और यहां पर ऊपर दिख रहा है। ये चीज अच्छे अच्छे डिजाइनर नहीं बता पाते, है ना। लोगों को नहीं पता रहती, लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, सिविल इंजीनियर भी बन जाते हैं, और प्लेसमेंट भी करते हैं, देख भी लेते हैं, ठीक है। तो ये प्लेसमेंट आपको समझ में आया। तो यहां पर क्या होगा? कंप्रेशन, और यहां पर टेंशन, यहां पर टेंशन, यहां पर कंप्रेशन, मतलब कहीं ना कहीं तो जीरो हो रहा है स्ट्रेस, तब जाके टेंशन कंप्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है या कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है। देन यहां भी न्यूट्रल एक्सेस होगी, जहां पर क्या होगा कि टेंशन और कंप्रेशन, है ना, स्टार्ट होगा यहां से कंप्रेशन, यहां से टेंशन, मतलब यहां स्ट्रेस या जीरो हो गए, और उसी एक्सेस को आप बोलते हो न्यूट्रल एक्सेस। ये दोनों बीम के प्लेसमेंट आपको समझ में आए अच्छे से कि हम स्टील को कैसे प्लेस करते हैं। इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं दिखाना चाह रहा था, है ना, कि पहले भी मैं चाहता तो सेक्शन बनाता,
दिखा देता, लेकिन मैं एक एक चीज को लेके आया कि आपने आरसीसी आए कैसे, क्यों आए, कहाँ पर हमें यूज करना है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी इस लेक्चर से कि कैसे हमें प्लेसमेंट करना है। ठीक है, तो आपको बी डी प्लेसमेंट तीन चीज समझ में आ गई है, बी डी समझ में आ गया है और प्लेसमेंट समझ में आ गया है, प्लेसमेंट ऑफ स्टील समझ में आ गया है, चाहे कैंटिलीवर हो, है ना। आप समझ गए कि मेरे को सबसे पहले ये देखना है कि टेंशन कहाँ आ रहा है, उसका लास्ट बिहेवियर देखना है, और उसके बाद ही मेरे को प्लेसमेंट देना कि हाँ यहाँ पर स्टील आएगा। आया समझ में? तो प्लेसमेंट ऑफ स्टील, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया बी और डी। देन नेक्स्ट होता है आपका एक टर्म स्मॉल डी, दैट इज इफेक्टिव डेप्थ। इसमें लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ सारे आपको मीटर में लेना है ना। इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी, कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ, है ना। कैपिटल डी को बोलते हैं ओवरऑल डेप्थ, इसको बोलते हैं ओवरऑल डेप्थ, है ना, ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, स्मॉल डी स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ एंड कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ। आया समझ में? स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ एंड कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं जिससे क्या है कि आप लोगों को चीजें याद हो, है ना। तो जैसे यह स्टील है, मैं बोल रहा हूं इफेक्टिव डेप्थ जो होती है उसकी डेफिनेशन आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। मैं एक एक चीज बोर्ड में इसलिए लिखता हूं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचो कि डेफिनेशन कभी नहीं आती है, बिल्कुल वही डेफिनेशन आपको आगे सॉल्व कराएगी कि कैसे आप इफेक्टिव डेप्थ निकालोगे। तो क्या होती है इफेक्टिव डेप्थ? इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस। ये मैंने फाइनल ईयर के स्टूडेंट से भी पूछा तो ये बनता नहीं है ना, जबकि ये आरसीसी का बेसिक है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम कंप्रेशन। हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज करते हैं क्योंकि पॉलिटेक्निक है ना, डिप्लोमा वाले बच्चे भी होते हैं, तो दोनों चीजें आपको इस लेक्चर्स में मिलेंगी, सारे लेक्चर्स में मिलेंगी। जितने भी हमारे दृष्टि टेक के लेक्चर्स हैं उसमें आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी लैंग्वेज को रिलेटेड, है ना। और आपको ये बात तो पता है, मैंने आपको सेकंड या थर्ड क्लास में बोला था, कॉन्सेप्ट का कोई लैंग्वेज नहीं होती है ना। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम कंप्रेशन टू दी सेंटर ऑफ रीइंफोर्समेंट, या स्टील भी बोल सकते हो ना, कि हम अब तो आप समझ गए कि रीइंफोर्समेंट हमने किससे किया है ना, रीइंफोर्समेंट और स्टील। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको दिख रही है। इफेक्टिव डेप्थ, व्हाट इज द इफेक्टिव डेप्थ? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम कंप्रेशन टू द सेंटर ऑफ द रीइंफोर्समेंट स्टील। तो मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला कि सिंपल में एक और सेक्शन यहां आपको ड्रॉ, सिर्फ सेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेक्शनल प्रॉपर्टी है। तो ये मैंने स्टील दिखाया, सिंपली सपोर्टेड बीम आप समझ गए होगे, जैसे मैंने स्टील नीचे दिखाया। ठीक है, ये स्टील है। क्या बोला डेफिनेशन, क्या बोल रही? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम कंप्रेशन टू द सेंटर ऑफ रीइंफोर्समेंट। डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम कंप्रेशन, सिंपली सपोर्टेड में कंप्रेशन कहां पर होता है? सिंपली सपोर्टेड में कंप्रेशन कहां पर होता है? टॉप फाइबर पे, ये हमने देखा है। ठीक है, सिंपल आपको दिखाया गया है कि कंप्रेशन कहां पर होता है? टॉप फाइबर पर। तो एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर क्या होगा? एक्सट्रीम ये होगा, यहां से डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम कंप्रेशन टू द सेंटर ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्स का सेंटर कहां है? यहां पर है। ये आपकी होगी इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू ऑल। इफेक्टिव डेप्थ ये हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। इफेक्टिव डेप्थ क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम कंप्रेशन टू द सेंटर ऑफ रीइंफोर्समेंट। आप अपने जो कलीग हैं उनसे पूछ के देखना इसके बारे में, वो नहीं बना पाएंगे। यदि बना भी दिया उन्होंने सिंपली सपोर्टेड का एक बार देख के, आप उनसे कैंटिलीवर का बनवा लेना, वो नहीं बना पाएंगे क्योंकि उनको मन में कॉन्सेप्ट या दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, अब मैं कैंटिलीवर की बात करूं, कैंटिलीवर की बात करूं तो कैंटिलीवर में आपका टेंशन कहां पर आ रहा है? ऊपर टॉप में। कंप्रेशन कहां पर आ रहा है? लोअर पोर्शन पे। ठीक है, तो टेंशन यहां पर आया, कंप्रेशन यहां पर आया, मतलब स्टील कहां प्रोवाइड करवाओगे? यहां पर। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया प्लेसमेंट। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये डिस्टेंस बताने लगते हैं। ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस बताने लगते हैं। ठीक है, आप पूछ के देखना अपने कलीग से, अपने साथियों से कि इफेक्टिव डेप्थ आप बताओ, तो वो इसकी ड्रॉ कर देंगे। बट आप कैंटिलीवर की उनसे पूछेंगे तो उनसे नहीं बनेगी। ठीक है, मैं ऐसा प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है किसी ने पढ़ लिया हो अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हो, है ना, बट जनरली नहीं बनते हैं। तो इफेक्टिव डेप्थ की हमारी डेफिनेशन, फिर से डेफिनेशन पर जाएंगे, इसलिए मैंने लिखी थी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम कंप्रेशन। एक्सट्रीम कंप्रेशन, अब
कंप्रेशन यहाँ पर आपका कहाँ पर था, टॉप फाइबर पर, क्योंकि आपकी बीम दूसरी थी। यहाँ पर आपकी बीम का बिहेवियर कैंटिलीवर है, तो आपका कंप्रेशन कहाँ पर है, लोअर पोर्शन पे है, और टॉप पे क्या है, टेंशन है, तो कंप्रेशन कहाँ नीचे है। तो कंप्रेशन कहाँ है, नीचे है, तो कंप्रेशन नीचे है, टेंशन ऊपर है, तो एक्सट्रीम कंप्रेशन कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ, ये एक्सट्रीम कंप्रेशन है, और टेंशन, ठीक है, तो कहाँ से लेना है, एक्सट्रीम कंप्रेशन टू द सेंटर ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्स का सेंटर कहाँ है, यहाँ पर है, तो इस सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगी ये स्मॉल डी होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए आप, इफेक्टिव डेप्थ दोनों में बिल्कुल अलग दिख रही है। अब देखिए कैंटिलीवर में अलग दिख रही है ना, मैं लिख भी दूं सेक्शन, है ना, सेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, सेक्शन ऑफ कैंटिलीवर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर आपके बहुत अच्छे से होने चाहिए कि ये सेक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है, सेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड और सेक्शन ऑफ कैंटिलीवर। अब मैं बिना पूछे या मैं बिना बताए आपको यहां तो ड्रॉ कर सकता हूं, ये क्या होगी, न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या होगी, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, आप लोग देखिए वीडियोस, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपको कुछ नया सीखने यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड हैं, है ना। दिवाली के बाद हमारा ऑफलाइन मोड भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंदौर में है ना, इंदौर भवरकुआ में ही हमारा जो कोचिंग है। हम चाहते तो ऑनलाइन पहले भी स्टार्ट कर सकते थे, बट वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है। मैं आपको कुछ भी दे दूं, मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता था चीज़ें, आप लोग बोलते कि हाँ ठीक है नॉर्मल पढ़ाया, ठीक पढ़ाया, ऐसा। बट एक एक चीज़ आपकी क्लियर होगी यहाँ पर। आप एक भी चीज़ों को ऐसे नहीं बोलोगे ये कहाँ से आ गया, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। बिना रीज़न के कुछ नहीं हुआ है। डायरेक्टली मैं बोल दूँ कि ये चीज़ यहाँ से ली है, बोल दूंगा कि इस कोड से ये चीज़ प्रेफर की है, बट आपको रेफरेंस तो कोड से लिया है, बट वो वैल्यू उतनी ही क्यों ली है, उतनी ज़्यादा कम क्यों ली है, इस पर तो हम बात कर सकते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि हम किसी चीज़ की वैल्यू 100 ले लें और उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए थी, है ना। तो उस पर आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो सेक्शन ऑफ कैंटिलीवर, सेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं। ठीक है, तो ओवरऑल डेप्थ, ठीक है, सारी चीज़ें, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज़ जो देखेंगे उसकी बात करेंगे हम। मैं वोट क्लीन कर देता हूं। ठीक है, मैं नेक्स्ट बात करता हूं। किसी बच्चे का मेरे पास रिप्लाई भी आया था कि सर आप बहुत लिखते हो बोर्ड में, थोड़ा कम लिख के टाइम का यूटिलाइज कीजिए। देखो बात ये होती, मैं बोर्ड में सिर्फ इसलिए लिखता हूं कि वो आपके लिए सुटेबल हो, है ना। मैंने कल भी ये बात बोली थी कि नेट पर इंफॉर्मेशन बहुत है। आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर जाइए, इतनी पीडीएफ मिलेंगी आप पढ़ नहीं पाओगे, बट आप उसको नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, तो कॉन्सेप्ट बोलेंगे नहीं आपसे। मैं एक एक चीज़ इसलिए लिखता हूँ कि मेरे को नहीं है मतलब कि पीडीएफ है क्या है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दूंगा, है ना। कोडल वैल्यू तक मैं यहाँ पर आपको दूंगा। यहाँ पर आपको बोर्ड के अलावा कहीं नहीं जाना है। मैं बोर्ड पे सारी चीज़ें लिखूंगा, डेफिनेशन पे लिखी, है ना। टाइम लगता है, बट कॉन्सेप्ट एक बार बनते हैं। मैंने बताया, एक बार यदि आपने कुछ गलती कर दी इन द सेंस आपने गलत कॉन्सेप्ट बना लिया, और आप फिर नेक्स्ट आगे बढ़े और कॉन्सेप्ट आपके वो फिसल गए, है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, मेनली फोकस हमारा जो होता है वो पढ़ाने का होता है। हम 40-45 मिनट्स के लेक्चर्स में सिर्फ पढ़ाते हैं। आपने देखा होगा, मैं ऐसी बातें तब करता हूं जब मैं बोर्ड साफ करता हूं या कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करता हूं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है और सारी चीज़ें कवर करनी है, कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि पेपर्स के जो लेवल हैं वो बहुत चेंज हो गए हैं। आप बिलीव मानिए, आप पुराने क्वेश्चन पेपर बिल्कुल करके जाइए। एसएससी में मेरे पास रिव्यू आए थे बच्चों के कि अब सर हम पेपर लगा के गए थे, बट क्वेश्चन ऐसे अब नहीं आते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, आप न्यू हैं या आप पुराने हो गए हैं, तो भी आप चीज़ों को क्लियर कर लीजिए, अपनी पुरानी जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन बना रहे हैं तो सेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी हमें। ठीक है, सो बी और डी ये तो आप समझ गए थे, और अभी तो आप ये भी समझ गए हैं। मैंने स्टील ऐसे बना दी है, चाहे तो मैं सर्कुलर उसको वैसे ही बना सकता था, ना। ये स्मॉल डी भी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ गए हो। मैंने ये सिंपली सपोर्टेड का सेक्शन बनाया है, ये बात भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है कवर की। कवर, ठीक है, हम वैसे ही बना लें। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कवर की। कवर समझाने के लिए मेरे को वैसे ही बनाना पड़ेगा। ये आपकी स्टील है, ये स्टील है, 2 ही बार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी बी है। ठीक है, अब देखिए कवर, कवर किसको बोलते हैं,
जो आप स्टील के ऊपर कवर करते हो वो, है ना। अब मैं बोलूं कि इसके ऊपर सर यहां से कवर, तो वो तो इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी बेटा, है ना। तो हम कवर की बात करेंगे तो कवर दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्लियर कवर, क्लियर कवर टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्मिनोलॉजी ऐसा नहीं है कि WSM की टर्मिनोलॉजी है, ये आप LSM पर भी जाओगे तो भी ये फॉलो होगी, ठीक है। क्लियर कवर, देन आपका आता है इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर, ठीक है। तो क्लियर कवर क्या होता है, जो एक्सट्रीम स्टील होता है ना, यहां से जो क्लोजेस्ट टेंशन फाइबर होता है ये डिस्टेंस आपका होता है क्या, क्लियर कवर। क्लियर, जो एक्सट्रीम आपका टेंशन फाइबर होता है, ठीक है, या क्लोजेस्ट टेंशन फाइबर होता है, उसको बोल सकते हो आप। क्लोजेस्ट टेंशन फाइबर जो होगा वो आपका क्या होगा, क्लियर कवर, ठीक है। और यहाँ के यदि सेंटर की मैं बात करूँ, यहाँ सेंटर से, स्टील के सेंटर से जो आपका एक्सट्रीम टेंसाइल या बोलना चाहिए क्लोजेस्ट टेंसाइल फाइबर होगा, उसके बीच की डिस्टेंस आपकी क्या होगी, इफेक्टिव कवर, ठीक है। ये इफेक्टिव कवर और ये क्लियर कवर, ठीक है। क्लियर है, इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर और क्लियर कवर क्लियर है, इफेक्टिव डेप्थ क्लियर है। सारी चीजें हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एक भी चीज को हम नहीं करना चाह रहे। मैं अभी आपको चाहता तो बीम का डायरेक्ट सेक्शन बना के डायरेक्टली कर सकता था और आप अप्लाई कर भी लेते, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कब हुआ, जब आपने कैंटिलीवर देखा, तब आपको लगा हाँ अब मेरे को समझ में आया कि एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से, ये डेफिनेशन हर जगह से, ये डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए, किसी भी चीज की डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए, वो हर जगह फॉलो होना चाहिए। चाहे आप कोई भी सेक्शन बना दो, आप बीम बना दो, स्लैब बना दो, कुछ भी आप बना दो, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से सेंटर ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही आपकी इफेक्टिव डेप्थ होगी। टेंशन रीइंफोर्समेंट है ना, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट नहीं। हर एक लाइन, हर एक पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने वो डेफिनेशन लिखी थी, है ना। तो क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर। नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, सॉरी पूरा लिखना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है ना। न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, ठीक है। अब जब न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ की बात आती है तो क्या होता है, हमारे सेक्शंस होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, जब आप RCC की बात करते हो तो कहीं आपको ऐसा हो जाता है कि स्टील ज़्यादा हो जाती है, आ रहा समझ में, स्टील कम हो जाती है, या स्टील, मैं स्ट्रेस के टर्म में बता रहा हूँ आपको, है ना। स्टील ज़्यादा हो जाती है, स्टील कम हो जाती है, या वो बैलेंस होती है। तो ऐसे करके 3 टाइप के सेक्शंस आपके आते हैं। नंबर 1 इज द ओवर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, देन ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, देन बैलेंस्ड सेक्शन। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर एंड बैलेंस, ये दोनों मेथड, कोई भी मेथड आप लगाएंगे सारी मेथड्स में एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ WSM का है। तो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ आपकी क्या होती है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ होती है आपकी जो एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर होता है ना, जो कंप्रेशन फाइबर होता है वहां से न्यूट्रल एक्सिस जिस पोजीशन पर होती है उसकी जो डेप्थ होती है वो होती है हमारी क्या, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। एक्स से इसलिए लिखा क्योंकि ये एक्चुअल है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। एक्चुअल इसलिए क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम अंडर और ओवर की बात करते हैं, तो आप बताइए यदि हम किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करेंगे या हम बोलेंगे किसी भी चीज़ के बारे में बताएंगे ये एक्स से जो है वो ज़्यादा आ गई है, कम आ गई है, इससे ही ड्रॉ होता है कि कब अंडर होगा कब ओवर होगा। तो जब ये एक्स से कम ज़्यादा होगी तो किसी के रेफरेंस में होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि एक्स से, आपने बोला एक्स से ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हो गई, क्या ज़्यादा हो गई, ज़्यादा से मतलब क्या, ज़्यादा से मतलब किसी से ज़्यादा, तब तो आपने कंपैरिजन दिखा है, तब तो आप उसका प्लेसमेंट दिखा सकते हैं, है ना। सिंपल सी बात है ना। जैसे आपने बोला कि वो इंसान बूढ़ा हो गया, तो मैं बोल दूंगा कि 40 साल का इंसान बूढ़ा हो गया क्या, आपने लिमिट बना ली कि 60 साल के बाद आपने बूढ़ा बोल दिया, वो आपके दिमाग में है कि आपने 65 के बाद वाला को बूढ़ा बोल रहे हो, या उस इंसान के बाल पक गए इसलिए आपने बूढ़ा उसको बोल दिया है ना। तो कुछ ना कुछ तो आपने प्लेसमेंट लगाया है ना, आपने कुछ ना कुछ लिमिट्स तो बनाई है कि उसके ऊपर की चीज़ या उसके नीचे की चीज़ में बूढ़ा बोल देता हूँ, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, XA से, ठीक है। अब किसके रेफरेंस में देखना है कि कहां ऊपर हो रहा नीचे, तो उसको देखते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ के रिस्पेक्ट में, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ,
उसको डिनोट करते हैं हम एक्स सी से। यही चीज़ यहाँ पर आप एक्स ए की जगह एक्स यू यूज़ करने लगते हो, कहाँ पर, एल एस एम पर, है ना, और यहाँ पर एक्स सी की जगह एक्स सी लिमिटिंग लिखने लगते हो, है ना। तो सिंपल एक्स यू लिमिटिंग, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे डब्ल्यू एस एम को, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये मेरी गारंटी है ना। तो आप सारे लेक्चर्स अच्छे से कीजिए। क्लियर है, क्लियर कवर, इफेक्टिव डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हैं, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, है ना, एक्स से मैंने बना दिए, एक्स ही बना सकते हो सकता है आपका जो क्रिटिकल एक्सिस डेप्थ है वो यहाँ कहीं रही हो, है ना, एक्स सी, ठीक है। आपने ऐसा ही पढ़ा होगा, एक्स से, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ ऐसा पढ़ा होगा, एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी देन ओवर रीइंफोर्स्ड, है ना, एक्स ए इज लेस देन एक्स सी अंडर रीइंफोर्स्ड, एक्स ए इक्वल्स टू एक्स सी, है ना। तो ये आपने तो रट लिया है कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही, तो आपने रट लिया, लेकिन आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि वो डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछेगा, वो डायरेक्टली ये पूछेगा मूवमेंट के टर्म्स में पूछ लेगा, या डायरेक्टली आपको कभी भी किसी भी केस को देके पूछ लेगा। तो आपको एक कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है कि कौन सी बीम ओवर होगी कि कौन सी अंडर होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छे ढंग से बताने वाला हूं, जिसपे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि कौन सा ओवर होगा और कौन सा अंडर होगा, ठीक है। और हम कैसे निकालते हैं बहुत अच्छे से देखना, इतना अच्छा और इतना शानदार कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। आपने नहीं सुना होगा, मैं ये मतलब गारंटी तो नहीं लूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वाले कॉन्सेप्ट्स को नहीं जानते हैं। सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज फोर्स, स्ट्रेस और एरिया में क्या है जो रिलेशन, वो आपको ध्यान रखना। उसके लिए आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आप डायरेक्टली यहां पर बना देंगे कि ओवर अंडर, डायरेक्टली आप बता दोगे कि बीम ओवर होगी या अंडर होगी, ठीक है। सो हम अप्लाई करते हैं, बहुत सिंपल है, आपको बस सिर्फ एक फॉर्मूला मैं साइड में ही लिख देता हूं, उसके अलावा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं, दैट इज सिग्मा, दैट इज स्ट्रेस। क्या होता है स्ट्रेस? फोर्स बाई एरिया होता है क्या, ठीक है। एरिया क्या है आपका? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, बस इतना फॉर्मूला। यदि कोई बोल दे कि सिर्फ इस फॉर्मूले से ही आप ओवर अंडर बता देते हो, तो हाँ मैं बता देता हूं, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू पी, दैट इज लोड डिवाइड बाई एरिया। सो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बनाया है सिंपल, सिंपली सपोर्टेड का बना लिया, है ना, सिंपली सपोर्टेड का सेक्शन बना लिया, न्यूट्रल एक्सेस भी बना दी, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, दैट मीन्स स्ट्रेस is directly proportional to the strain, or the strain is linearly vary with the depth from neutral axis. So ये तो आप आंखें बंद करके बना सकते हैं आप, ठीक है। अब आप डायग्राम में देखना, ये जो मैंने बनाया ये कहां तक का बनाना है हमें, जहां पर हमारी स्टील है, क्योंकि मैंने इसी एडजॉइनिंग स्टील का ही आपको दिखाया था स्ट्रेन, मैंने यहां की बात नहीं की थी, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसके सेंटर तक ही हमें बनाना है ना, यही बात भी नहीं बना पाते हैं आप। ओल्ड जिनके कॉपीज हैं उनमें देख लेना, ये भी प्लेसमेंट लोग ये जो डायग्राम बनाते हैं ये भी ढंग से नहीं बना पाते हैं, ये यहां तक बना देते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते होंगे, बट वो कहां तक है? सेंटर ऑफ रीइंफोर्समेंट तक, है ना। यहाँ कुछ भी गैप नहीं है, सॉलिड है स्टील, चाहे वो M20, सपोज आपने यहाँ ग्रेड ले ली M20 की कॉन्क्रीट है और Fe415 की स्टील है ना, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट आया समझ में? ये मैंने स्ट्रेन डायग्राम इसमें बना दिया सिंपल ऐसे आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये कैसे बनाया, सारी चीज़ें, एक एक बात, एक एक चीज़ क्लियर है, क्यों जीरो हो रहा है यहाँ पे, सारी चीज़ें आपको क्लियर है, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये पता है पी, क्रॉस सेक्शन एरिया और स्ट्रेस, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। स्ट्रेस दैट इज अ परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग, है ना, दैट इज सिग्मा CBC। सिग्मा ST क्या है आपका? टेंसाइल, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, ये भी परमिसिबल, ये भी परमिसिबल, ये कंक्रीट में है, ठीक है, और ये स्टील में है, ठीक है। मतलब मैं बात करूं तो एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर में आपको मैंने दिखाया था, जब मैंने बीम दिखाई थी, तो कंप्रेशन में जो था, टॉप मोस्ट फाइबर में कंप्रेशन था, तो वो अपनी लिमिट पर पहुंचेगा ना, तभी तो वो कंप्रेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा? सिग्मा ST होगा, सिग्मा ST बाई M कौन करेगा? क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म सेक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अभी आप सारी चीजें, ये कुछ भी आपको ऐसे कुछ याद नहीं रखना है, आपको जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट बताने का तरीका है ना, इसमें आपको डाउट नहीं करना है। तो अब देखिए, सिंपल मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, सिंपल मैंने यहां तक लाइन बनाई, ठीक है, ठीक है, ये एक्सेस बनाई मैंने। अब मैं बताऊंगा आपको कुछ चीजें। सिग्मा सीबीसी आप समझ गए, सिग्मा एसटी आप समझ गए क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू परमिसिबल क्रॉस सेक्शन एरिया, सारी चीज आप समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट की। आपने कंपोजिट मटेरियल बनाया किस किस चीज को मिला के, दैट इज सीमेंट कंक्रीट एंड स्टील, ठीक है। तो सीमेंट कंक्रीट और स्टील को जब आपने मिला के बनाया तो आपने कंपोजिट मटेरियल को, आपने ये भी देखा कि हमारा स्टील जो है वो लोअर पार्ट में यहां पर यूज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है और टेंशन जहां पर आएगा हम वहां पर स्टील देंगे, ठीक है। इसमें आपने कोई भी गलती नहीं की। सिग्मा इक्वल टू पी डिवाइड बाई एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, दैट इज सिग्मा, ठीक है। अब बात करूं, यदि मैं कंक्रीट को बोलूं, आपका क्रॉस सेक्शन आपका लिमिटेड है, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर आपका बी है और ये डी है, ओवरऑल डी, दैट इज डी, है ना, ये, और ये क्या होगा, स्मॉल डी, ठीक है। क्लियर है कि ये जो आपका एरिया है ये लिमिटेड है, बी बाई डी, मतलब यदि बोल दिया 200 बाई 500 की बीम है या 500 बाई 1000 की बीम है, जो भी एक बीम का साइज है वो तो आपका फिक्स है कि इस साइज का बीम है। अब उस बीम में दो मटेरियल है, दैट इज सीमेंट कंक्रीट एंड स्टील। अब मैंने बोला कि मैं सीमेंट कंक्रीट को बढ़ा देता हूं, सीमेंट कंक्रीट को बढ़ा देता हूं, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट को मैं बढ़ा देता हूं। यदि मैं सीमेंट कंक्रीट को बढ़ाता हूं, एरिया आपके पास कांस्टेंट है, फिक्स है, तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, स्टील को क्या कर रहे हो, कम। यदि आपको बोल दिया जाए कि आपके पास एक बॉक्स है जिसमें 5 पेन आते हैं, 5 पेन आते हैं, है ना, और 5 पेन रोटोमैक के हैं और उसके अलावा उसमें कुछ आता ही नहीं है। यदि आपको बोला कि उस पेन में, उस कंपास को कंपास रहने दो, लेकिन उसमें एक पेन और अंदर करो, यदि आप उसमें एक पेन और अंदर रखोगे तो आपको उसमें से एक पेन कम करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि सीमेंट कंक्रीट को यदि आप बढ़ाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टील आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह बात किसकी चल रही, एरिया की, तो एरिया, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट का एरिया यदि आप बढ़ाते हो तो स्टील का एरिया आपको क्या करना पड़ेगा, कम। मैं स्टील के एरिया को कैसे बताता हूं बेटा, AST, ठीक है, AST। और सीमेंट कंक्रीट का एरिया तो पूरा है तो बताने की जरूरत नहीं, B/D आप लिख सकते हो, है ना, बट B/D इसलिए नहीं होगा कंप्लीट क्योंकि उसमें स्टील भी है, छोड़ो। तो स्टील को आपको कम करना पड़ेगा यदि आप सीमेंट कंक्रीट के एरिया को बढ़ाते हो। अब आप मेरे को यहां बताइए, इस फॉर्मूले में आप देखिए यहां पर क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जब आप देखते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की मैं बात करूं तो जैसे ही आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका बढ़ा रहे हो, कंक्रीट का, देखना सिंपल, किसका एरिया बढ़ा रहे हो, कंक्रीट का। अब मेरे को बताइए, यदि आप ये कंक्रीट का एरिया है और कंक्रीट के एरिया को आप इंक्रीज कर रहे हो, मतलब डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हो, जब आप डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हो तो ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या होगी, कम। आ रहा समझ में, मैं कंक्रीट की बात कर रहा हूं यहां, ठीक है। कंक्रीट में हम जैसे ही एरिया बढ़ा रहे हैं, मतलब डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हैं, डिनोमिनेटर को आप जैसे ही बढ़ाओगे तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी इसकी, कम। मतलब कम कितनी कि ये एक्सट्रीम कंप्रेशन तक नहीं पहुंच पाएगा, और एक्सट्रीम कंप्रेशन आपका क्या है, सिग्मा सीबीसी, मतलब इस सिग्मा सीबीसी तक नहीं पहुंच पाएगा। सिग्मा सीबीसी कहां है आपका, यहां पे, तो यहां पे ही नहीं पहुंच पा रहा है, ये यहां पर रह गया, बस। आया समझ में, किसी को डाउट है, ठीक है, तो यहां तक पहुंच पा रहा, ठीक है। अब यहां पर फिर आ गए हम, जैसे ही हमने सीमेंट कंक्रीट को बढ़ाया, स्टील का एरिया हमें क्या करना है, कम। जैसे ही हम स्टील का एरिया कम करते हैं फिर हमारे फॉर्मूले पर हम आ गए, तो हम स्टील के एरिया को कम कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को कम कर रहे हैं, वैल्यू क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी। और वैल्यू बढ़ जाएगी तो कहां तक बढ़ सकती है, एक्सट्रीम लिमिट किसी की कब तक होती है, परमिसिबल तक ही उसकी लिमिट होती है। तो परमिसिबल तक जाने दो, मतलब परमिसिबल तक जाने दो, है ना। कितनी होती है मैं आपको दिखाऊंगा, अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग होती है, 230 होती है, 140 होती है, 130 होती है ना, मैं दिखाऊंगा वो, उस पर अभी आप काम मत करो जिस पे मैं बोल रहा हूं। तो यहां तक आ गया, तो यहां से यदि मैं इसको ज्वाइन कराऊं और इसको मेरे को ज्वाइन कराना है तो लाइक दिस, ठीक है,
ड्राइंग में कमजोर हूँ, बताया मैंने, ठीक है। ये होगा, मतलब यहाँ कहीं वो 0 होगा स्ट्रेस। आया समझ में? किसी को डाउट? नो डाउट। अब चलो इसका उल्टा केस करते हैं हम। उल्टा केस करते हैं मतलब स्टील का एरिया हम बढ़ा देते हैं। इसमें हमने स्टील का एरिया कम किया था, याद रखना, इसमें हमने स्टील का एरिया क्या किया था? कम किया था, ठीक है। स्टील का एरिया हम क्या करते हैं? इसको बढ़ा दें। मतलब आप ओवर रीइंफोर्स्ड की बात कर रहे हो। ओवर रीइंफोर्स्ड, नाम ही इसका ओवर रीइंफोर्स्ड, ज्यादा रीइंफोर्स्ड कर दिया आपने, ज्यादा कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दी। किससे? स्टील से, क्योंकि आपको पता है कि रीइंफोर्समेंट हमने स्टील से किया है। ओवर रीइंफोर्स्ड मतलब स्टील का एरिया बढ़ा दें। फिर से हम अपने बेसिक फॉर्मूले में, कुछ भी नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है, हमने स्टील के एरिया क्या करना है, हमें ज्यादा एरिया, हमने डिनोमिनेटर को फिर बढ़ाया, स्टील के एरिया को हमने बढ़ाया। ये फॉर्मूला दोनों में फॉलो हो रहा है ना, कंक्रीट में भी स्टील में भी। एरिया हमने स्टील को बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर को आप बढ़ाते हो, तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि जैसे हम डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे हमारी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो स्टील में कम होगी। तो हम स्टील की बात करें तो आप बताइए मेरे को, स्टील कहां पर है? नीचे। स्टील में हमने एरिया बढ़ाया तो स्ट्रेस क्या हुआ? ओवरऑल कम। तो स्ट्रेस कम मतलब वो अपनी परमिसिबल लिमिट तक नहीं पहुंच रहा है, मत पहुंचाओ, यहां तक रहने दो। परमिसिबल ये पहुंच गया था, ये नहीं पहुंचा, मत पहुंचाओ, ठीक है। अब आपने जब स्टील का एरिया बढ़ाया, जैसे ही आपने स्टील का एरिया बढ़ाया मतलब आपने क्या किया? कंक्रीट के एरिया को कम। कंक्रीट के एरिया को क्या किया? कम। और कंक्रीट के एरिया को कम कर दो, इस पे आप कर दो कंक्रीट के एरिया को कम, तो स्ट्रेस क्या होगा? आपका बढ़ जाएगा। और स्ट्रेस आपका कितना बढ़ जाएगा? वहीं तक बढ़ सकता है जहां तक आपकी लिमिट है, दैट इज परमिसिबल। परमिसिबल सिग्मा सीबीसी तक ये बढ़ जाएगा। अब इसको और इसको आप ज्वाइन करा दो। एक सेकेंड, है ना, इसको और इसको आप ज्वाइन करा दो, कितना बढ़ जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ गया ये, है ना, है ना। स्ट्रेट बनाना है मेरे को ड्राइंग से उतना, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, तिरछा बना दिया। डायग्राम ऑटोमेटिकली बनेंगे आपके, है ना, आपको कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। ये नहीं पहुंच पा रहा है, ये पहुंच गया है, ठीक है। ये नहीं पहुंच पा रहा है, ये पहुंच गया है, तो सिंपल, ठीक है। सिर्फ हमने ज्वाइन कराया लाइन को, ये हो गया, ठीक है। अब बात आती है, दो तो हमने देख लिया, स्टील को कम, कंक्रीट को ज्यादा, स्टील को कम। अब हम इनके एरिया को बराबर नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना कि ये एरिया बराबर नहीं, स्ट्रेस के टर्म में ये दिखाने का तरीका है ना। ये अब हम एरिया को और स्टील को उतना यूज कर रहे हैं कि दोनों अपनी परमिसिबल लिमिट पर साइमल्टेनियसली पहुंचे, एक साथ पहुंचे। तो जब वो एक साथ पहुंचते हैं तो बिल्कुल क्लियरली पहुंचेंगे वो, है ना, क्लियरली पहुंच गए। और जब वो क्लियरली पहुंच गए तो आपकी ऐसी ये ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो आप इस पर देख सकते हो, यहां पर स्ट्रेस 0 हुआ मतलब एक्स ए यहां पर क्या होगा? ये, ठीक है, एक्स ही तो है ही अपने पास, ठीक है। और यहां पर एक्स से क्या होगा हमारा? ये, सिंपल। और यहां पर हमारा एक्स से क्या होगा? ये। तो आप देख सकते हो एक्स ही तो हमारा इसके कंपैरिजन ये था, या एक्स ही बना दो, ठीक है, ये एक्स ही बना दो। तो पहले वाले केस में क्या है आपका? एक्स ए इज लेस देन एक्स ई, दैट इज द अंडर रीइंफोर्स्ड। एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स ई, ओवर रीइंफोर्स्ड। एक्स ए इक्वल टू एक्स ई, बैलेंस सेक्शन, ठीक है। तो सिर्फ आपने एक फॉर्मूले से, सिर्फ आपका एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, बस उसमें आपको खेलना है। कंक्रीट को बढ़ाना है, स्टील को कम करना है, उस पर आप जैसे ही खेलेंगे तो आपके पास कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कब अंडर कब ओवर कैसे होता है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने अब आपको ये बताया, आपको इसमें ऐसे नहीं जाना है कि एक्स इज ग्रेटर देन एक्स देन ओवर रीइंफोर्स्ड, ये कॉन्सेप्ट नहीं बनाया गया था डायरेक्टली, ऐसे किसी ने आके बोल नहीं दिया था। कॉन्सेप्ट ड्राइव कैसे हुआ ये आपको पता होना जरूरी है, तब जाके आप अपने टर्मिनोलॉजी पर आते हो। टर्मिनोलॉजी बाद में बनती है, पहले आप कॉन्सेप्ट पर आते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। तो आपको यदि चैनल में जो भी चीजें, जितनी भी चीजें अच्छे से समझ में आई है, जितने भी लेक्चर्स आप देख रहे हैं, सारे लेक्चर्स आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सारे लेक्चर्स आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जय हिंद, वंदे मातरम।